सोचिए, एक विशाल साम्राज्य जो बिखर रहा है और उसके तख्त पर बैठा है उसका आखिरी ताकतवर सुल्तान। एक ऐसा शासक जिसे कुछ लोग एक महान सुधारक की तरह देखते हैं तो कुछ उसे एक खूनी तानाशाह कहते हैं। तो चलिए आज सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय की इसी पेचीदा कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। 19वीं सदी की बात है। यूरोप की जो बड़ी ताकतें थीं उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य को एक नाम दे दिया था, यूरोप का बीमार आदमी। और ये सच भी था। साम्राज्य कंगाली के कगार पर था, अंदर बगावतें हो रही थीं और बाहर से दुश्मनों का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक तूफानी दौर में अब्दुल हमीद द्वितीय ने सत्ता संभाली और यहीं से उनकी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो वो थे जिन्होंने रेलवे लाइन बिछवाई, स्कूल बनवाए, मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की, मतलब साम्राज्य को नया बनाने में लगे थे। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने ही गुप्त पुलिस का जाल बिछाया, सेंसरशिप लगाई और उनके नाम पर भयंकर नरसंहार भी हुए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो थे कौन? आइए इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए उनकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो उनका शासन शुरू हुआ एक बहुत ही मुश्किल, एकदम उथल-पुथल भरे दौर में। विरासत में उन्हें एक ऐसा साम्राज्य मिला था जो कह सकते हैं हर तरफ से छिटक रहा था। जरा उनके शासन के पहले 2 साल पर नजर डालिए, बिल्कुल किसी फिल्म की तरह थे। 1876 में वो तख्त पर बैठे और फौरन दबाव में आकर उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य का पहला संविधान लागू कर दिया। एक नई शुरुआत की उम्मीद जगी, लेकिन बस 2 साल बाद 1878 में रूस से जंग में एक इतनी बुरी हार मिली कि सब कुछ पलट गया। इस हार से वो इतने हिले कि उन्होंने सीधे संविधान को सस्पेंड किया और पार्लियामेंट को ही भंग कर दिया। और बस इसी एक फैसले के साथ आने वाले 30 सालों तक उन्होंने यिल्दिज पैलेस से एक निरंकुश शासक की तरह हुकूमत की। सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ उनके हाथों में थी। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसी तानाशाही के दौर में ही उनके शासनकाल में साम्राज्य को मॉडर्न बनाने के लिए कई जरूरी काम भी हुए। चलिए अब उनके काम पर, उनकी उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। पूरे साम्राज्य में प्राइमरी, सेकेंडरी, मिलिट्री स्कूलों का एक जाल सा बिछा दिया। सोचने वाली बात है, उस दौर में लड़कियों के लिए भी स्कूल खुलवाए गए। दारुल फनून, जिसे आज हम इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसकी बुनियाद भी उन्होंने रखी। न्याय मंत्रालय को नए सिरे से बनाया, टेलीग्राफ नेटवर्क फैलाया और तो और दास व्यापार पर भी रोक लगा दी। उनका शायद सबसे मशहूर प्रोजेक्ट था हिजाज रेलवे। ये रेलवे लाइन दमिश्क से मदीना तक बनाई गई थी। इसके 2 बड़े मकसद थे, एक तो साम्राज्य को जोड़ना और दूसरा हज की यात्रा को आसान बनाना। और इसकी सबसे खास बात यह थी कि ये पूरी तरह से मुस्लिम लोगों के दान से बनी थी। और 1908 में पहली ट्रेन मदीना पहुंची। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। शिक्षा पर उनका कितना फोकस था, इसका अंदाजा इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 18। अपने शासन के दौरान उन्होंने 18 प्रोफेशनल स्कूल स्थापित किए। इन्हीं स्कूलों ने आगे चलकर मॉडर्न तुर्की की नींव रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये जो मॉडर्नाइजेशन और तरक्की की उपलब्धियां थी ना, इनके पीछे एक काला सच भी छिपा था, उनकी तानाशाही का सच, जिसने पूरे साम्राज्य पर अपना साया डाल रखा था। और इस तानाशाही का सबसे बड़ा हथियार क्या था? ये यिल्दिज इंटेलिजेंस एजेंसी। ये गुप्त पुलिस और मुखबिरों का एक इतना बड़ा नेटवर्क था कि सोचिए हर रिपोर्ट सीधे सुल्तान तक जाती थी। और इसका बस एक ही काम था, किसी भी तरह के विरोध की आवाज को हमेशा के लिए दबा देना। कंट्रोल बनाए रखने के लिए प्रेस पर सख्त से सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। एक अजीब सा डर और वहम का माहौल बन गया था। सुल्तान खुद तो शायद ही कभी अपने महल से बाहर निकलते थे। उनके अफसरों और आम लोगों पर लगातार नजर रखी जाती थी। और जमीन पर कंट्रोल के लिए उनकी वफादार कुर्दिश रेजिमेंट्स, जिन्हें हमीदिये कहते थे, उनका इस्तेमाल होता था। और इस तानाशाही का सबसे भयंकर, सबसे दर्दनाक नतीजा ये नंबर बताता है। 1894 से 1896 के बीच हमीदियन नरसंहार में अंदाजन 1 लाख से 3 लाख अर्मीनियाई लोग मारे गए। इसी घटना के बाद पश्चिम में उनका नाम पड़ गया खूनी सुल्तान। आखिर में हुआ वही जो अक्सर होता है। जिन ताकतों को उन्होंने पढ़ाया, लिखाया, आगे बढ़ाया और जिन आवाज़ों को उन्होंने दबाया, उन्हीं सब ने मिलकर उनके शासन का अंत कर दिया। चलिए अब उनके हुकूमत के आखिरी चैप्टर पर चलते हैं। देखिए हुआ क्या। 1908 में यंग तुर्क क्रांति हुई, जिसने उन्हें संविधान वापस लाने पर मजबूर कर दिया। फिर अगले ही साल 1909 में
एक पलटवार की कोशिश नाकाम रही और इसके बाद उन्हें तख्त से ही हटा दिया गया। उनकी मौत 1918 में हुई जब वो घर में नज़रबंद थे और उनका बचाया हुआ साम्राज्य पहले विश्व युद्ध में टुकड़े टुकड़े हो रहा था। तो आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। उनकी विरासत आज भी एक बहस का मुद्दा है। क्या वो आखिरी सच्चे सुल्तान थे जिन्होंने अपने साम्राज्य को टूटने से बचाया, उसे मॉडर्न बनाया, या फिर वो एक वहमी तानाशाह थे जिसने सिर्फ डर के दम पर हुकूमत की? उनकी पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर कर जाती है। सवाल ये है कि एक साम्राज्य को बचाने की कीमत क्या होती है? क्या एक अच्छा मकसद गलत तरीकों को जायज़ ठहरा सकता है? इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा। यह हर किसी को अपने अपने नज़रिए से सोचना होगा।